एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूँ डॉक्टर मधु कटियार। आज की इस वीडियो में हम पूर्व में पीसीएस परीक्षा में राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम 100 प्रश्नों को हल करेंगे, जो हमारे लिए जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस पेपर को सॉल्व करने से हमें ये देखने को मिलेगा कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और हमें किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके अंतर्गत आज हम 100 प्रश्नों को हल करेंगे। ये उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट वर्ष 2004 का परीक्षा प्रश्न पत्र है, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है। तो कौटिल्य और मनु ने सप्तांग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसमें पहला स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा दंड और सातवां जो है मित्र, ये 7 अंग थे। तो इस प्रकार जो हमारा विकल्प नंबर बी है पुरोहित, वो जो है सप्तांग सिद्धांत में नहीं आता है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वो विदेश नीति से संबंधित है। आगे जो है सूची सम्मिलित करनी है, तो इसमें से ये देखना है कौन सम्मिलित नहीं है। भीष्म, महाभारत का शांति पर्व, ये सम्मिलित है। केपी जायसवाल, हिंदू पॉलिटी, ये भी सम्मिलित है। आर डी भंडारकर, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ये सम्मिलित नहीं है। और कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये कुछ रचनाएं हैं और उनके लेखक हैं। तो इसमें जो विकल्प नंबर सी है वो सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में राज्य का कार्य नहीं था? राज्य विधि, नैतिकता एवं धर्म का रक्षक तथा उन्हें लागू करने की व्यवस्था की स्थापना परंपरागत नियमों को लागू करके करता था या वाला था। वैदिक काल में राज्य नागरिकों की बाहरी आक्रमण से रक्षा करता था या आंतरिक है। राज्य हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करता था। राज्य जनता को सर्वव्यापक और सर्वगुण मानने को तैयार थी। तो इस प्रकार से जो आपका विकल्प नंबर सी है वो सही नहीं है। तो हमारा आंसर है सी, बाकी सारे कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया? तो जो राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत का जो समर्थन है वो ओपेनहाइमर ने किया है। ओपेनहाइमर ने राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया। उसके अनुसार राज्य वह संगठन है जिसमें एक वर्ग या अन्य वर्ग के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। ऐसे वर्ग संगठन का जन्म केवल युद्ध द्वारा एक समूह की दूसरे समूह के ऊपर विजय द्वारा संभव है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक सत्य है? तो जो सामाजिक संविदा सिद्धांत है वो राज्य को एक उपकरण मानता है। निम्नलिखित में से किसने राज्य के एक सिद्धांत की अपेक्षा राज्य की सुरक्षा का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो माइकियावेली ने राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कौन राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल मानता है? तो लावेल जो है राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल मानते हैं। वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य अंतर पर बल दिया था। तो एवी डायशी ने जो है वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य अंतर पर बल दिया था। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीति विज्ञानी प्रभुसत्ता की बहुलवादी अवधारणा से जुड़ा है? तो बहुलवादी अवधारणा में जो है रॉबर्ट ए डहेल जुड़े हुए हैं। किस बहुलवादी विचारक ने कहा एकलवाद एक विनाशकारी अथवा निष्फल सिद्धांत है? तो साथियों ये जो कथन है ये बारकर का है। बारकर ने कहा था कि जो है एकलवाद एक विनाशकारी अथवा निष्फल सिद्धांत है।
निम्न में से कौन एक उदारवाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो साथियों, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? तो उपयोगितावाद जो है राज्य के जो है उदारवादी सिद्धांत है। अधिकारों का सृजन राज्य करता है, यह मान्यता है। तो ये अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत की मान्यता है, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि जो अधिकारों को जो जन्मदाता है वो राज्य है। कौन समानता एवं स्वतंत्रता को एक दूसरे का विपरीत नहीं मानते? तो इसमें जो है फ्रीडमैन जो है स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विपरीत नहीं मानते हैं। रूसो, मेटलैंड, ग्रीन, हाबहाउस, लास्की, टानी, बार्कर, फ्रीडमैन, ये सभी जो है स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। और टाकविले, लॉर्ड एक्टन, ये एक दूसरे को इसके विरोधी मानते हैं। यह कथन है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते हैं। किससे है? तो साथियों, ये कथन जो है लॉर्ड एक्टन का है। किसने कहा है? स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है, यह समानता में स्थिर रहती है। तो ये महत्वपूर्ण कथन जो है पोलार्ड का है। नकारात्मक स्वतंत्रता इस पर बल देती है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता बल देती है हस्तक्षेप का अभाव। फासिस्टों के अनुसार अधिकारों का क्षेत्र है राज्य। साम्यवादी राज्य बल देता है आर्थिक स्वतंत्रता पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गांधी जी मूलतः अराजकतावादी थे, जबकि मार्क्स भौतिकवादी थे। यह कथन बिल्कुल सही है। संपत्ति के स्वामित्व के प्रश्न पर गांधी जी न्यायशीलता के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, जबकि मार्क्स पूंजीपतियों के स्वत्व हरण पर बल देता है। ये भी सही है। जहां मार्क्स प्रौद्योगिकी प्रधान उद्योगों पर बल देता है, वहीं गांधी जी श्रम प्रधान उद्योगों के पक्षधर हैं। ये भी सत्य है। गांधी जी श्रम की गरिमा के आधार पर वर्गहीन समाज की स्थापना के प्रति अनुच्छुक थे, जबकि मार्क्स निजी संपत्ति के उन्मूलन द्वारा वर्ग विहीन समाज लाना चाहते। ये कथन गलत है। निम्न में से कौन एक समाजवाद और गांधीवाद के लिए असमान है? साधन की पवित्रता। देखिए, समाजवाद जो है अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, साधनों की चिंता नहीं करता, लेकिन गांधी जी हमेशा साधन भी पवित्र मानते हैं, तभी आप पवित्र साध्य प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा गांधी जी का मानना था। उपयोगितावादी समर्थन करते हैं इसका अधिकारों का कल्याणकारी सिद्धांत। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सेवाएं प्रदान करे वो क्या कहलाता है? तो साथियों, वो कल्याणकारी राज्य कहलाता है। कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने का समर्थन करता है। जैसा TW कंट का मंतव्य है, लोकहितकारी वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। कल्याणकारी राज्य संबंधी सिद्धांत कहा जाता है व्यक्तिवाद और समाजवाद के मध्य मंजिल। दार्शनिक अराजकतावादी किसे कहा गया है? तो महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा गया है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने विकेंद्रीकरण को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक माना है? तो साथियों, लास्की ने जो है विकेंद्रीकरण को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक माना है। लास्की के अनुसार विकेंद्रीकरण ही वह तरीका है जिससे प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है और नागरिकों को व्यक्ति तथा सामुदायिक रूप से उससे सक्रिय रूप से संबंधित किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा कथन नव मार्क्सवादी चिंतक अंटोनियो ग्राम्सी से संबंधित नहीं है? उसने रूस की बोल्शेविक क्रांति को आर्थिक परिस्थितियों पर संकल्प शक्ति के विजय के रूप में सराहा है। सही है। उसने चिरसम्मत मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एवं आर्थिक नियतवाद के सिद्धांत में गहरी आस्था व्यक्त की है। ये जो है एंटोनियो ग्राम्सी का कथन नहीं है, अर्थात ये गलत है। अगला, मुसोलिनी के शासन के दिनों में वह इटली की कम्युनिस्ट पार्टी का अग्रणी नेता था। ये भी सत्य है। और उसने प्राधान्य का सिद्धांत का समर्थन किया। ये भी सत्य है।
बहुलवाद अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत की कटु आलोचना करता है, ये सत्य है। बहुलवाद राज्य को अधिकारों का सृष्टा नहीं मानता, ये भी सत्य है। और जो है कथन जो है कारण की सही व्याख्या कर रहा है, तो हमारा विकल्प ये सही होगा। व्यक्तिवाद यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को स्वयं बेहतर जानता है, ये सत्य है, क्योंकि व्यक्तिवाद ऐसा मानता है। व्यक्ति को विकास हेतु राज्य द्वारा निर्मित विधि का पालन करना चाहिए, ये भी सही है। अर्थात जो है ए और आर दोनों सही हैं, और जो है आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसमें सूची एक को सूची दो से देखना है कि कौन सी सूची सुमेलित नहीं है। तो फेबियन समाजवाद, जीबीसा, ये सही है। राज्य समाजवाद गॉडविन, नहीं, ये गलत है। प्रजातांत्रिक समाजवाद लास्की, ये भी सही है। मार्क्सवादी समाजवाद ग्रामसी, ये भी सही है। गॉडविन जो है ये अराजकतावादी हैं, ये राज्य समाज के नहीं हैं। देखिए इसमें ये कुछ लेखक हैं और उनको उनकी पुस्तकों से मिलान करना है, तो आप ऐसे मिला सकते हैं कि जॉन रॉल्स की जो पुस्तक कौन सी है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, डेमोक्रेटिक थ्योरी, एसेज इन रिट्रीवल, ये किसकी है, ये है सीबी मैकफर्सन की। तो इसको आप यहाँ से मिला सकते हैं, सीबी मैकफर्सन डेमोक्रेटिक थ्योरी, जॉन रॉल्स ये। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नाजिक की है, और मिल्टन फ्रीडमैन कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये मिल्टन फ्रीडमैन की है। तो ऐसे देख लीजिए इसको, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में जॉन रॉल्स की, डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रीवल 1973 में सीबी मैकफर्सन, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में रॉबर्ट नाजिक, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में मिल्टन फ्रीडमैन। यहाँ पे भी सूची एक को सूची दो से मिलाना है, तो आइए इसको ऐसे मिला लेते हैं। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये शुम्पीटर की है। डेमोक्रेटिक थ्योरी मैकफर्सन की, क्रिटिक ऑफ जजमेंट ये कांट की है, और डिलेमास ऑफ प्यूरलिस्ट डेमोक्रेसी ये आपकी है रॉबर्ट डहेल की। अब इसमें से कौन से सुमेलित नहीं, बेंथम उपयोगितावाद के जनक हैं, कांट आदर्शवाद से संबंधित हैं, लेनिन साम्यवाद से, ऑस्टिन बहुलवाद से नहीं, बल्कि ऑस्टिन जो है एकलवादी से संबंधित है, बहुलवाद से संबंधित नहीं है। किसने व्यक्तिवाद को विकास के नियम से संबद्ध करने की कोशिश की, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है व्यक्तिवाद को विकास के नियम से संबद्ध किया था। प्रजातंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया था, तो साथियों जैसा कि हम जानते हैं कि जीएस मिल जो है प्रजातंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के समर्थकों में जॉन स्टुअर्ट मिल तथा रैमजे मेयर का महत्वपूर्ण स्थान है। मिल के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व शासन कला के लिए एक महान उन्नतिजनक योजना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसके अंतर्गत मतदाताओं के प्रत्येक भाग को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। हेयर व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता को प्राप्त होता है एक प्रभावी मत। बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है, तो जो इसका जो लाभ है वो स्थिर सरकार की गारंटी देना है, क्योंकि बहुदलीय शासन व्यवस्था में सरकार स्थिर नहीं होती है। राजनीतिक ह्रास की अवधारणा, इस नाम के साथ संबंध पॉलिटिकल डिके का जो संबंध है वो आपका पी हटिंगटन से संबंधित है। विकासात्मक फंदा, इस नाम के साथ संबंध है, तो फ्रेडरिक रिक्स ने विकासात्मक फंदा की अवधारणा दिया था। फ्रेडरिक रिक्स ने सर्वांगीण विकास को परिवेश कहा। उनका कथन है, विकास के विषय में मेरा यह मत है कि इसमें परिवेश के दबावों तथा स्रोतों की बढ़ती हुई जानकारी संक्षिप्त है। इसके अतिरिक्त कोई समाज अपने परिवेश को परिवर्तित भी कर सकता है ताकि दबाव के तत्वों को कम किया जा सके तथा संसाधनों के तत्वों को बढ़ाया जा सके, जिससे यह निर्णय लेने में अपनी निजी क्षमता बढ़ा सके, जो कि इसके निजी आत्मनिर्धारण के क्षेत्र को व्यवहृत करेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कानून में संरक्षित अधिकार को कहते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में जो संरक्षित अधिकार है वो मानवाधिकार है। निम्नलिखित में से किसने सरकारों का वर्गीकरण नहीं किया, तो देखिए जॉन रॉल्स ने सरकारों का वर्गीकरण नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघवाद का दोष नहीं है,
यह संप्रभुता की अवधारणा के विरुद्ध है। यह इसका दोष नहीं है। एकात्मक सरकार की पूर्व मान्यता है। तो साथियों, एक लिखित संविधान होना, न्यायपालिका स्वतंत्रता होना और दोहरी नागरिकता होना, ये इस नहीं तो हमारा जो विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सही। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है तथा यह राज्य की शक्ति के प्रयोग में केंद्रीय सरकार ही सर्वोपरि होती है। किसने यह टिप्पणी की है कि मंत्रिमंडल वह कड़ी है जो दो भागों को जोड़ा करती है, जिससे कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका विभागों के बीच गठबंधन स्थापित होता है। साथियों, तो ये कथन आपका जो है बेझाट का है। संसदीय प्रणाली की कौन सी विशेषता नहीं है? तो पहले ये जानते हैं। वह सरकार का प्रधान व राज्य का प्रधान पृथक होते हैं, ये सही है। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री कार्यकाल निश्चित होता नहीं, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री कार्यकाल निश्चित नहीं होता। प्रधानमंत्री मंत्री को पदमुक्त कर सकता है, ये भी सही होता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल जो निश्चित होता है, ये कथन गलत है। द्वितीय सदन के बारे में किसने कहा? चार आंखें दो आंखों की अपेक्षा अच्छी तरह देख सकती हैं, विशेषतः जब किसी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना आवश्यक हो। तो यह कथन जो है ब्लंटसली का है। ब्लंटसली जो है द्विसदन व्यवस्था के समर्थक हैं। संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने पद पर बने रह सकते हैं, कब तक? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। जैसे भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार यदि कोई निर्णय किया हो तो राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। संसद में किसी सदस्य के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की शक्ति निहित है। तो जो संसद में जो किसी सदस्य के जो है निर्वाचन को शून्य कौन घोषित कर सकता है? चुनाव आयोग। संसद की वित्तीय समितियों के बारे में क्या सही नहीं है? मंत्रीगण भी इसके सदस्य होते हैं, ये कथन सही नहीं है। प्रत्यानुदान एवं अपवादानुदान का मुख्य उद्देश्य है, तो दोनों का उद्देश्य है किसी राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की अप्रत्याशित मांग को पूर्ण करना। संविधान सभा में किसने कहा था कि कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग में उपबंधों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता है? तो ये जो कथन है अल्लाद कृष्णास्वामी अय्यर। साथियों, जो प्रश्न आपको टफ लग रहे हो या नहीं आ रहे हो, उनको एक नोटबुक में अलग नोट कर लीजिए ताकि उनको रिवीजन करने में आसानी होगी। भारत में बजटीय प्रक्रिया का निम्न में से कौन सा हिस्सा नहीं है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का भाषण, ये बजटीय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा है? तो जो राज्य विधानसभा में अधिकतम सीमा जो है 500 है और न्यूनतम 60 है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा प्रत्याभूत नहीं है? तो संविधान में जो हड़ताल की स्वतंत्रता है उसका उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्त निबंधन इस आधार पर लगाया जा सकता है न्यायालय की अवमानना के कारण, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण युक्त निबंधन लगाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार निहित है। तो उच्चतम न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा है, लेकिन वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ऐसा कर सकता है। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई? ये बहुत बार पूछा गया है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में ये जो है किया गया था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। और साथियों, आर्टिकल नंबर 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो धन विधेयक की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में दी गई है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किया जाता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति का अगर कोई निर्वाचन संबंधी कोई
विवाद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसका निर्णय किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, ये सही है। राज्यपाल विधेयक पर अनुमति रोक सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। और राज्यपाल विधेयक को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास विधिक राय भेज सकता है, ये कथन गलत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा द्वारा विधान परिषद के कितने प्रतिशत सदस्य चुने जाते हैं? तो ये विधान परिषद के लिए 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा राज्यपाल के पद की समाप्ति का सुझाव दिया गया था? तो राज्यपाल के पद को समाप्त करने का सुझाव राजमन्नार आयोग ने दिया था। आपातकाल में राज्य विधानसभा कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो कौन बढ़ा सकता है? तो आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत संसद द्वारा किसी भी राज्य विधानसभा कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। किस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग है? तो साथियों, ये केशवानंद भारती में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। भारत में संघीय सरकार की कार्यकारिणी शक्ति का वास्तविक रूप से प्रयोग कौन करता है? तो जो भारत में जो कि संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पे जो कार्यकारिणी शक्ति का वास्तविक जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के साथ करता है। बंदी व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा किस प्रलेख के अंतर्गत आदेश पारित किया जाता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस के द्वारा ऐसा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो आइए देखते हैं। देखिए, लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति भी है और लोक उपक्रम समिति। वित्त मंत्रालय की परामर्शदायी समिति इसकी स्थायी समिति नहीं है। संसद की वित्तीय स्थायी समितियां यही 3 हैं: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ, तो जो क्षेत्रीय परिषद है इसका उल्लेख संविधान में नहीं है और ये संसदीय विधि द्वारा इसका सृजन हुआ है। और क्षेत्रीय परिषदों का जो जन्म हुआ है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों के पुनर्गठन की योजना के भाग के रूप में बनाया गया है, जिससे राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और संघ के बीच सहयोग और सहकारिता सुनिश्चित हो सके। विशेषता आर्थिक और सामाजिक विकास के संबंध में क्षेत्रीय परिषद की रचना भाषावार प्रांतों की रचना का स्वाभाविक परिणाम था। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो साथियों, लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है और इसी प्रकार अगर उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना है तो वो लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करके देता है। भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष है, तो भारतीय कार्यपालिका का जो संविधान अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति है। आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के परामर्श से करेगा। भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण की प्रकृति है, तो कैसी है? वैधानिक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं और उनसे संबंधित प्रावधान है। तो साथियों, आर्टिकल्स आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, इनसे प्रश्न निश्चित रूप से आने हैं। तो अनुच्छेद 352 क्या है? तो ये आपका राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 356 आपका राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने का है। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 संवैधानिक तंत्र विफल होने का और 360 वित्तीय आपात और 368 संविधान में संशोधन। किसी राज्य हेतु प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति निहित है। तो जो किसी राज्य में न्यायाधिकरण को स्थापित करने की जो शक्ति है वो संसद में निहित है। संसद ने अनुच्छेद 323 को क्रियान्वित करते हुए प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया है, जिसके अधीन केंद्रीय सरकार ने संघ की सेवाओं के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो किस प्रकार के ये इसका अधिकार है? तो ये इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। सही उत्तर चुनना है।
सभी व्यक्ति पंचायत के सदस्य हो सकते हैं, ये गलत है। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा के सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज्य का सदस्य हो सकता है, ये भी गलत है। 25 वर्ष की आयु रखने वाले ही केवल पंचायत की सदस्यता के लिए अर्ह हैं, ये भी गलत है। तो सही है हमारा, वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों अथवा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, वे सब पंचायत के सदस्य होंगे। तो ये विकल्प डी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश दिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायतों के गठन का प्राविधान किया गया है। किसने प्रजातंत्र की परिभाषा उस पद्धति के रूप में की है जिसके द्वारा उचित नेताओं का चुनाव किया जाता है? तो ये परिभाषा जो है शुम्पीटर ने दिया है कि उचित उस पद्धति के रूप में जिसके द्वारा उचित नेताओं का चुनाव किया जाता है। निम्नलिखित में से किस रचना ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली रचना अनटू दिस लास्ट है। और ये गांधी जी ने 1896 में अपने मित्र पोलाक द्वारा दी गई जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट को पढ़ा और वे इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सर्वोदय के नाम से इसका गुजराती में अनुवाद किया। तो जो सर्वोदय है गांधी जी का, जो गुजराती में अनुवाद है, तो वो जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का ही अनुवाद है। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, गांधी जी ने ग्राम उद्योग की स्थापना की, ये कथन सही है। गांधी जी के उद्देश्य जनता की आर्थिक उन्नति का था, दोनों हैं। ए और आर दोनों कथन सही हैं, परंतु वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। और इसी के साथ ये प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।